हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट है, उससे लिया हुआ है। तो टॉपिक का नाम है हमारे फ्रॉग डेवलपमेंट। इससे पहले इसके हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा इसका पार्ट 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 4 कवर कर लिया था। सेकेंडरी एक्सिस कहाँ कहाँ और कैसे बन रही थी वो सब चीजें हमने देख लिया था। इसमें एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था, मैनगॉल्ड एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था, ग्रेस्टुलेशन भी अपन ने देख लिया था। अब न्यूक्लियर सेंटर तक हमने इसको कवर अप कर लिया था। आज है हमारे यहाँ पर डोर्सल सिग्नलिंग बीटा कैटेनिन, क्योंकि न्यूक्लियर सेंटर कहाँ बन रहा है, जहां पर हमारे बीटा कैटेनिन प्रेजेंट रहता है। तो अब देखते हैं, हम ये वाली चीज थोड़ी बहुत हमने कवर अप की थी। बीटा कैटेनिन एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन WNT सिग्नलिंग। एक हमारी सिग्नलिंग चलता है, बीटा कैटेनिन जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जैसे वर्क करता है। अब है बीटा कैटेनिन इज ओरिजिनली फाउंड द, हमारी जो बीटा कैटेनिन है वो ओरिजिनली थ्रू आउट द एम्ब्रियो, मतलब पूरे एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, चाहे वो डॉर्सल साइड हो चाहे वो वेंट्रल साइड हो, थ्रू आउट द एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। बीटा कैटेनिन एक्टिव इन डॉर्सल साइड। यहाँ क्या बोला गया, जो बीटा कैटेनिन है वो हमारे एक्टिव रहता है ओनली डॉर्सल साइड में। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके जो वेंट्रल साइड है, ये वाली साइड है, यहाँ पर इसका एक दुश्मन प्रेजेंट होता है जो कि इस तरफ क्या है, बीटा कैटेनिन को एक्टिव नहीं होने देता है। तो वो है हमारे GSK3 इनहिबिट बीटा कैटेनिन एट वेंट्रल साइड। यहाँ क्या है, हमारे थ्रू आउट द बीटा कैटेनिन इस तरह से प्रेजेंट होता है, बट हमारे जो बीटा कैटेनिन है डोर्सल साइड में ही एक्टिव क्यों रहता है और वेंट्रल साइड में इनहिबिट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इसको इनहिबिट करने के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट है GSK3, जो कि बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करता है वेंट्रल साइड में, जिससे ये वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस नहीं होता है एंड ये यहाँ पर वेंट्रल साइड ही बनी रहने देता है। एंड यहाँ पर इसकी डोर्सल साइड बनती है, क्योंकि बीटा कैटेनिन जो है वो डोर्सल साइड में ही एक्टिवेट रहता है। अब है कुछ प्रोटीन्स है WNT11, D7, all are translocated from the ventral pore of the egg to the future dorsal side of the embryo during fertilization। तो यहाँ क्या है, जो बीटा कैटेनिन है इसके और कौन कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं यहाँ पर या इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, तो वो है हमारे WNT एक्शन बाय, मतलब कि अभी आपको बताया था GSK3 के थ्रू क्या है, हमारा बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है कि वो वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस ना हो। इसलिए GSK3 कैन बी इनहिबिटेड बाय, यहाँ GBP एंड D7 के थ्रू क्या है, हमारा GSK3 इनएक्टिवेट होता है। तो कुछ प्रोटीन्स के नाम है कि क्या फंक्शन करते हैं क्या नहीं करते, सब चीजें मैंने आपकी कवर कर दी है। ये देखो, उस दिन मैंने ये बनाया भी था, मैं वापस इसको बताती हूँ आपको। यहाँ क्या है, डॉर्सल साइड में तो हमारे बीटा कैटेनिन एक्सप्रेस होता है, जबकि वेंट्रल साइड में हमारे GSK3 एक्टिव रहता है। जबकि नॉर्मली क्या है, हमारी बीटा कैटेनिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये क्या है, थ्रू आउट द एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, जो कि मैंने इस ब्लू कलर से बनाया है और मैं इसको ग्रीन कलर से बना रही हूँ। यहाँ क्या होता है, ये डॉर्सल साइड में तो एक्सप्रेस होता है बीटा, लेकिन वेंट्रल साइड में इसलिए नहीं होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर GSK3 जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होता है। ये जैसे ही एक्सप्रेस होता है बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर देता है कि भाई मैं वेंट्रल साइड अपनी बनाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी डॉर्सल साइड में ही रहना है और डॉर्सल साइड ही ये एक्सेस ही तुम्हें बनानी है। अब यहाँ पर क्या है, बीटा कैटेनिन के साथ और भी 2-3 प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इसकी डॉर्सल साइड को डॉर्सल साइड ही बने रहने के लिए। तो यहाँ पर WNT11 हुआ, D7 हुआ एंड बीटा कैटेनिन, तीनों प्रोटीन्स मिलकर के हमारे डॉर्सल साइड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कहानी थी इस स्लाइड की। अब यहाँ पर पे क्या है, कुछ म्यूटेशन केस भी होते हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि GSK3 है, इसको इनहिबिट, ये बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करेगा तभी क्या है, हमारे वेंट्रल साइड बनेगी। बट इसको कोई और प्रोटीन्स आकर के इनहिबिट कर दे, जस्ट सपोज यहाँ WNT11 आया या D7 आया, इन्होंने अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो इसके ऊपर का जो इनहिबिशन वाला इफेक्ट है वो हमारे
क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड ये एक्टिव ही रहेगा हमारा बीटा कैटेनिन एंड ये हमारे उस कंडीशन में बनाएगा डॉर्सल साइड। मैं एक बार वापस इस चीज को अच्छे से समझा दी, क्योंकि म्यूटेशन केस क्या होता है थोड़े से अपन एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कर करके। जस्ट सपोज GSK3 हमारे एक्टिव है, ये अगर एक्टिव रहेगा तो एम्ब्रियो का वेंट्रल साइड बनवाएगा या एक्सिस, अगर बीटा कैटेनिन रहेगा तो वो बनाएगा डॉर्सल एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है, बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करने के लिए 2-3 और प्रोटीन्स होते हैं लाइक WNT11 एंड DSH। ये क्लियर हुआ आपको। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, अगर GSK3 को कोई इनहिबिट कर दे, जस्ट सपोज इसको इनहिबिट कर दिया किसने, DSH ने, तो यहाँ क्या हुआ, ये इसका जो इनहिबिशन इफेक्ट था बीटा कैटेनिन के ऊपर वो इफेक्ट यहाँ पर हट जाएगा एंड हमारा बीटा कैटेनिन एक्टिव रहेगा एंड इस तरफ भी क्या है, ये डोर्सल साइड ही बनाएगा, तो ये नो वेंट्रल साइड, तो यहाँ क्या होगा, नो वेंट्रल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर GSK3 को DSH जो प्रोटीन था उसने इसको ब्लॉक कर दिया। इस कंडीशन में यहाँ वेंट्रल एक्सिस नहीं बनेगी एंड यहाँ पर इस कंडीशन में जो GSK3 का इनहिबिशन इफेक्ट होता है बीटा कैटेनिन का वो भी यहाँ हट जाएगा, जिससे हमारा बीटा कैटेनिन एक्टिव रहेगा थ्रू आउट द एम्ब्रियो। ये चीजें थी, कुछ कंडीशंस थी मैंने आपकी क्लियर की। अब हम देखते हैं फर्स्ट केस हमारे नो DSH मतलब डिशेवल्ड प्रोटीन हमारे डॉर्सल साइड में नहीं है। अब आपको पता है डॉर्सल साइड में अगर DSH प्रोटीन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे कंडीशन में हमारा जो GSK3 है वो इनहिबिट करेगा बीटा कैटेनिन को, क्योंकि GSK3 इसको इनहिबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है इसको इनहिबिट करता है। जब हमारा ये प्रोटीन ही नहीं है, ये यहाँ एब्सेंट है, तो बीटा कैटेनिन को क्या है, हमारे GSK3 जो है वो इनहिबिट करेगा इस कंडीशन में। तो यहाँ क्या होगा, डॉर्सल साइड नहीं बनेगा। यहाँ देखो अगर DSH है तो इसको इनहिबिट कर रहा है एंड वेंट्रल एक्सिस नहीं बनने दे रहा है, जबकि यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट केस में यही एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट रहेगा तो इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो ये एक्टिव रहेगा। ये अगर एक्टिव रहेगा तो बीटा कैटेनिन के ऊपर क्या है, ये इनहिबिशन इफेक्ट ढालेगा, ये इनहिबिशन इफेक्ट ढालेगा। तो हमारे बीटा कैटेनिन का क्या फंक्शन था, नो डॉर्सल एक्सिस, डॉर्सल एक्सिस नहीं बनेगा। सो लास्ट में हमारे यहाँ क्या होगा, नो डॉर्सल एक्सिस। ये चीज हमें यहाँ पर बोली गई है। जो ब्लैक पेन से मैंने अभी लिखा है वो फर्स्ट केस को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। जस्ट सपोज नॉर्मली ब्लू पेन के हिसाब से समझा तो DSH प्रेजेंट रहता है तो GSK3 को इनहिबिट करता है एंड वेंट्रल एक्सिस नहीं बनने देता है। एंड यहाँ क्या बोला गया फर्स्ट केस में, अगर DSH प्रोटीन ही नहीं होगा तो GSK3 को इनहिबिट कौन करेगा, ये इसको कोई इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर देगा। एंड यहाँ पर अगर जैसे ही बीटा कैटेनिन इनहिबिट हो गया तो हमारे डॉर्सल एक्सिस नहीं बनेगी। ये था हमारा फर्स्ट केस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा फर्स्ट केस। अब हमारी सेकंड केस है, GSK3 अगर एक्टिव है, जस्ट सपोज ये अगर एक्टिव है तो GSK3 इनहिबिट करेगा बीटा कैटेनिन को। उस कंडीशन में भी क्या होगा, डॉर्सल एक्सिस नहीं बनेगी, ठीक है। फिर है GSK3 इनएक्टिवेट। जब ये इनएक्टिवेट रहता है तो हमारे बीटा कैटेनिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एंड डॉर्सल एक्सिस आपकी बनेगी नॉर्मली जैसी बननी चाहिए। फिर है DSH प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, इसको इनहिबिट कर रहे हैं GSK3 को। जैसे GSK3 इनहिबिट होगा एक्टिवेशन होगा हमारे बीटा कैटेनिन का। DSH क्या है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पर, मतलब एक्टिव कर रहा है एंड डॉर्सल एक्सिस जो है हमारी वो एम्ब्रियो की फॉर्म होगी। फिर केस 5 में क्या है, GSK3 को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, अगर ये जस्ट सपोज ब्लॉक हो गया किसी भी बाहर से, किसी भी चीज से, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से, एंटीसेन से, किसी से भी अगर हमने इसको GSK3 को अगर ब्लॉक कर दिया जस्ट सपोज, तो ये क्या है, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट जो है बीटा कैटेनिन से वो हट जाएगा। इन वेंट्रल साइड, इन वेंट्रल एक्सिस बीटा कैटेनिन इज ऑलरेडी हियर, यहाँ ऑलरेडी यहाँ देयर मतलब प्रेजेंट था, तो यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। ये कुछ क्या है, म्यूटेशन केस है। इस कंडीशन में ये भी हो सकता है, ये नहीं तो ये भी हो सकता है, ये नहीं तो ये भी। ये कुछ एक्सपेरिमेंटली अपन डेटास देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्या बोला गया है, DSH नहीं रहेगा तो बीटा कैटेनिन इनहिबिट करेगा, सॉरी बीटा कैटेनिन
इनहिबिट होगा GSK3 से तो डॉर्सल एक्सिस नहीं बनेगी, या फिर अगर GSK3 एक्टिव होगा तो बीटा कैटेनिन इनहिबिट होगा तो भी डॉर्सल एक्सिस नहीं बनेगी, या ऐसे बोला गया है GSK3 इनएक्टिव रहेगा तो डॉर्सल एक्सिस बनेगी। फिर बोला गया है DSH प्रेजेंट होगा तो GSK3 को इनहिबिट करेगा, और यहाँ क्या है बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन जो है वो होगा और डॉर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। 5 केस में ये बोला गया है अदर किसी भी फैक्टर के थ्रू अगर हम GSK3 को ब्लॉक कर देते हैं तो बीटा कैटेनिन जो है हमारा दोनों एक्सिस में क्या होगा, एक्टिव रहेगा। एंड यहाँ क्या होगा, क्योंकि डोर्सल एक्सिस में तो हमारा बीटा कैटेनिन अपना फंक्शन कर ही रहा है, जबकि यहाँ ये क्या है वेंट्रल एक्सिस में भी अपना फंक्शन करेगा, और इस तरह से यहाँ पर क्या है सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से दो बॉडियों का फॉर्मेशन होगा। तो ये लास्ट केस में हमारे बोला गया है। हमारे कुछ म्यूटेशन केस आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे केसेस के बारे में बताया। अब ये है एक फ्लो चार्ट, यहाँ पर क्या बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है WNT11 जो है स्टेबलाइज करता है इसको DSH जो प्रोटीन था उसको, एंड ये GBP प्रोटीन जो है उसको भी स्टेबलाइज करने का फंक्शन करता है। इस तरह से क्या है हमारे ये वाले प्रोटीन्स तो एक्टिव, DSH एक्टिव हो गया, GBP एक्टिव हो गया। अब ये दोनों क्या है हमारे एक्टिव होकर के इनहिबिट करते हैं, दोनों एक्टिव होकर के इनहिबिट करते हैं हमारे GSK3 प्रोटीन को। अब जैसे ही GSK3 प्रोटीन इनहिबिट हो गया तो इसका जो इनहिबिशन इफेक्ट था वो यहाँ पर हट जाएगा, एंड हमारे बीटा कैटेनिन क्या है इस कंडीशन में एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। अब ये इस फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में रहेगा हमारे, ये देखो नीचे बनाया हुआ। यहाँ क्या है आपको क्या है पूरा एक फ्लो चार्ट है, इसमें आपको समझना है एरोस के ऊपर आपको फंक्शन करना है या उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है। अगर यहाँ पर हमारे ये नहीं रहेगा DSH या GBP तो यहाँ क्या इनहिबिशन इफेक्ट जो है वो हट जाएगा और ये हमारे एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो ये इसको इनहिबिट करेगा। ये देखो इसको इनहिबिट कर रहा है। जस्ट सपोज ये था फर्स्ट केस, अगर WNT11 GBP जो है इसको स्टेबलाइज, WNT11 जो है DSH और GBP को स्टेबलाइज करके यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों GSK3 को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इनहिबिशन वाला ये देखो ये दोनों इसको इनहिबिट कर रहे हैं और ये दोनों इनहिबिट करेंगे GSK3 को, तो ये क्या है यहाँ पर हमारा जो बीटा कैटेनिन है वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा एंड डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्या दोनों चीजें बता रखी है कि कैसे क्या क्या होता है। वापस मैं समझा रही हूँ, DSH अगर एब्सेंट है तो हमारा GSK3 जो है ये एक्टिव रहेगा एंड क्या करेगा इनहिबिट करेगा बीटा कैटेनिन को। ये था फर्स्ट केस। जस्ट सपोज DSH, WNT11 एंड GBP ये तीनों प्रेजेंट है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं हमारे GSK3 को इनहिबिट कर रहे हैं और ये इनहिबिट हो गया जस्ट, तो हमारे एक्टिव रहेगा बीटा कैटेनिन। ये एक्टिव रहेगा तो क्या बनाएगा एम्ब्रियो का डॉर्सल साइड। स्लाइड के अंदर बोला गया है। आई होप आपको इस स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। केस अगर हम ले सकते हैं जैसे कि GSK3 को अगर कोई इनहिबिट नहीं करता, ये अगर एक्टिव, यहाँ अगर ये एक्टिव है, एक्टिव तो ये क्या बनाएगा एम्ब्रियो का वेंट्रल एक्सिस। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए GSK3 वेंट्रल एक्सिस बनाने में हेल्प करता है, जबकि बीटा कैटेनिन जो है वो हमारे डॉर्सल एक्सिस बनाने में हेल्प करता है हमारे डॉर्सल सिग्नलिंग बीटा कैटेनिन की। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। जस्ट सपोज ये हमारा एक एग है, इसके अंदर स्पर्म की एंट्री होती है। यहाँ पर क्या है इस एरिया में हमारे वेजिटल पोल की तरफ क्या है डिशेवल्ड प्रोटीन DSH प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में, पर जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है यहाँ पर क्या है कॉर्टिकल रोटेशन होता है। कितनी डिग्री को 40 डिग्री रोटेशन ये होता है। जैसे इसका रोटेशन होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, यहाँ क्या है जो डिशेवल्ड यहाँ था वेजिटल पोल में, ये आ जाता है हमारे डॉर्सल पोल में। देख सकते हैं आप ये कलर, ये देखो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर क्या क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है ये भी पूरा बता रखा है, कैसे ये अरेंज रहते हैं। ये देखो GBP, डिशेवल्ड, काइनेसिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, WNT11 ये सारे प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पर WNT11 mRNA जो है ये स्लो ट्रांसपोर्ट करवाता है
बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्या करती है, फास्ट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इस तरह से हो गया हमारे, अब इसका रोटेशन हो गया। एंड देन वहां यहाँ पर क्या होगा, डोर्सल एनरिचमेंट ऑफ डीशेवल्ड एंड जीबीपी, यहाँ ये सारे प्रोटीन्स WNT11, DSH एंड GBP ये सारे वेंट्रल साइड सॉरी डोर्सल साइड में ये सारे फंक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये सारे प्रोटीन्स या एक्टिव है, तो ये सारे प्रोटीन्स एक्टिव होकर के यह GSK3 को क्या है, इनिबिट कर रहे हैं। कौन से साइड में, डोर्सल साइड में GSK3 को इनिबिट कर रहे हैं। एंड वेंट्रल साइड में अपने एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। वेंट्रल साइड में अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो इस तरफ क्या है, ये बीटा कैटेनिन को एक्टिव नहीं होने देगा। इस तरफ वाले जो बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है उनको क्या कर रहा है, ये डिग्रेड कर रहा है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, डोर्सल साइड में तो बीटा कैटेनिन जो है हमारी प्रेजेंट है, जो कि डोर्सल एक्सिस बनाने में हेल्प कर रहा है, और वेंट्रल साइड में क्या है, बीटा कैटेनिन एब्सेंट है, जबकि प्रेजेंट है GSK3 जो कि वेंट्रल एक्सिस बनाने में हेल्प कर रहा है। ये था पूरा एक्सपेरिमेंट कि कैसे बीटा कैटेनिन को सिग्नल मिलता है कि उसको डोर्सल साइड ही बनानी है। उसके लिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर स्लो ट्रांसपोर्ट होता है पार्टिकल रोटेशन का, तो वो होता है हमारे WNT11 के थ्रू, फास्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल एंड GBP, DSH एंड काइनेसिन, ये सारे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद ये सारे प्रोटीन स्टेबलाइज करते हैं हमारे वेंट्रल साइड को, यहाँ पर बीटा कैटेनिन को, फिर यहाँ पर क्या होता है, एंड GSK3 को इनिबिट करने का फंक्शन करते हैं डोर्सल साइड में, एंड वेंट्रल साइड में GSK3 एक्टिव रहता है, और वेंट्रल साइड में बीटा कैटेनिन को ये क्या है, इनिबिट करने का फंक्शन करता है। अब इस तरह से दोनों एक्सिस में क्या है, क्लियरिटी आ गई। बीटा कैटेनिन हमारे डोर्सल साइड में रहेगा तो डोर्सल एक्सिस बनाएगा, एंड बीटा कैटेनिन जो है वेंट्रल एक्सिस में एब्सेंट रहेगा, जबकि GSK3 जो है वो हमारे वेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट रहेगा एंड वेंट्रल एक्सिस बनाने में हेल्प करेगा, रहेगा GSK3। अब उस डायग्राम के बारे में वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट मैं फिर भी आपको पूरा लैंग्वेज के थ्रू समझाती हूँ। डीशेवल्ड प्रोटीन स्टेबलाइज करता है बीटा कैटेनिन, कोई चीज मैंने आपको कब से मैं बता रही हूँ, इसको स्टेबलाइज करता है इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ एम्फीबियन एग। एम्फीबियन एग की डोर्सल साइड में बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करने का फंक्शन जो करता है प्रोटीन, वो है डीशेवल्ड DSH प्रोटीन। अगर DSH प्रोटीन एंड GBP एसोसिएट होता है काइनेसिन के साथ, अभी मैंने आपको बताया था, एट द वेजिटल पोल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। ये किस चीज की बात हो रही है, ये यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर वेजिटल पोल में। इस कंडीशन में क्या है, हमारा जो एम्ब्रियो है, सॉरी जो एग है वो अनफर्टिलाइज है। जैसे ही इसके पास एम्ब्रियो स्पर्म आएगा, उसके बाद ये क्या है, फर्टिलाइज कंडीशन में जाएगा, और इस कंडीशन में क्या है, फर्टिलाइज कंडीशन में आ गया है सेकेंड वाला डायग्राम। ठीक है, एंड यहाँ पर WNT11 भी जो है ऑल्सो इन वेसिकल्स एट द वेजिटल पोर्शन ऑफ द एग ये सब प्रेजेंट रहता है। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन वेजिटल वेसल्स आर ट्रांसपोर्ट होती है डोर्सली अलोंग सब कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रैक्स करती है, कॉर्टिकल रोटेशन होता है, एट्स ए स्लो ट्रांसपोर्ट होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, फास्ट ट्रैक माइक्रोट्यूब्यूल राइड करती है। मतलब स्लो में कौन हेल्प कर रहा है, WNT11 mRNA, एंड फास्ट ट्रैक जो माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपके डीशेवल्ड GBP, ये सारे प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं। फिर है हमारे WNT11 डीशेवल्ड GBP आर देन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड distributed in the future dorsal third of the first cell embryo। फिर है DSH एंड GBP बाइंड करते हैं, ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ GSK3, thereby preventing the degradation of beta catenin on the dorsal side। ठीक है, फिर है WNT11 probably is needed to stabilize the reaction keeping an active source of DSH। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट लैंग्वेज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो गिलबर्ट है हमारी जो नेट हमारा एग्जाम है CSIR नेट, इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी यूनिट में जो गिलबर्ट लैंग्वेज है बुक की, ऐसे कैसे एज इट इज ऐसे कैसे उठा करके वो अपने क्वेश्चन पेपर में देते हैं। तो आपको लैंग्वेज से भी समझना, क्योंकि आपको मैंने ये थ्योरेटिकली समझाया तो आपको सब कुछ समझ में हो रहा है, सब कुछ सारा क्लियर आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, बट आपको लैंग्वेज के ऊपर भी जाना है, क्योंकि लैंग्वेज को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो हमारा ये पेपर है इसके अंदर लैंग्वेज का ही खेल है।
अब न्यूक्लियाई ऑफ द ब्लास्टोमियर इन द डॉर्सल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो रिसीव करता है बीटा कैटेनिन, वेयर एज द न्यूक्लियाई ऑफ डॉर्सल रीजन डू नॉट। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एक्सिस caused by the injection of both blastomere of second two cell genopus embryo with dominant inactive GSK3 dorsal plate is actively suppressed by wild type। यहाँ क्या बोला गया है, जस्ट सपोज अगर हमारे ये बीटा कैटेनिन इस तरफ भी प्रेजेंट है एंड इस तरफ भी हम बीटा कैटेनिन को अगर एक्टिव कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगा, सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। ये तो प्राइमरी एक्सिस बनी रही है एंड ये बन गई हमारी सेकेंडरी एक्सिस। तो सेकेंडरी एक्सिस किस कंडीशन में बनेगी, जब दोनों साइड में क्या है हमारे एक्सोजीनियसली अगर हम क्या करते हैं GSK3 को इनहिबिट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे बीटा कैटेनिन इस तरफ भी एक्टिव हो जाएगा एंड इस तरफ भी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन। ये है यहाँ पर हमारे एफ जो है डायग्राम, ये देखो एफ डायग्राम में बोला गया। यहाँ देखो डायग्राम में ए है, बी है, सी है, डी, ई एंड एफ। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डायग्राम्स में क्या क्या हो रहा है वो चीज आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मेरा समझाया हुआ आप भूल गए हो तो इसको आप रीड कर सकते हो बहुत अच्छे से, सब कुछ पूरा बुकिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आपको ये सारा अच्छे से समझना है। अब क्या है, जो अपन ने सारी कहानी पढ़ी उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार मैं आपको बना करके भी, अगर हम GSK3 को ब्लॉक कर दें तो देखो यहाँ क्या बोला गया है, जस्ट सपोज इफ अगर यदि हम इसको GSK3 को अगर ब्लॉक कर देते हैं वेंट्रल एक्सिस में तो यहाँ क्या होगा, डोर्सल सिग्नल जो है वो हमारे वेंट्रल साइड में भी एक्टिव रहेंगे, मतलब कि यहाँ बीटा कैटेनिन जो है हमारे वेंट्रल एक्सिस में भी एक्टिव रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि म्यूटेशन के या स्पेशल टाइप की जो कंडीशंस बनती हैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इस टॉपिक को जैसे ही कंप्लीट होगा आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ये थी हमारी एक कंडीशन। अब हम बनाते हैं, ये आपको पता है एग का या एम्ब्रियो का डॉर्सल एक्सिस है एंड ये है वेंट्रल एक्सिस। अब यहाँ क्या हो रहा है, WNT11, यहाँ क्या है WNT11 जो है GBP एंड DSH को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है इन दोनों प्रोटीन्स को। एंड उसके बाद क्या है, ये दोनों प्रोटीन्स मिलकर के GSK3 को जो है इनहिबिट कर रहे हैं। मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, इनहिबिट कर रहा है। अब यहाँ पर GSK3 इनहिबिट हो गया तो हमारा बीटा कैटेनिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। किस कंडीशन में एक्टिव हो रहा है, जब GSK3 को हमारे कुछ प्रोटीन्स इनहिबिट कर रहे हैं उस कंडीशन में। फिर बीटा कैटेनिन हमारा फ्री हो गया, न्यूक्लियस में गया, वहां इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड डॉर्सल साइड में जो है बीटा कैटेनिन ने कुछ प्रोटीन्स बनाए जो कि हमारे क्या है, डोर्सल साइड को डॉर्सल साइड में ही बने रहने दे रहे हैं। इस तरह से मतलब यहाँ क्या है, हमारे बीटा कैटेनिन की वजह से डॉर्सल साइड जो है हमारी फॉर्म हो रही। एंड वेंट्रल साइड में क्या है, GSK3 बीटा कैटेनिन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इस कंडीशन में डॉर्सल साइड जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगी एंड यहाँ पर क्या है, वेंट्रल साइड का फॉर्मेशन होगा एंड बीटा कैटेनिन का इस साइड में डिग्रेडेशन होगा। इस तरह से यहाँ बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होगा एंड डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन प्रेजेंट रहेगा एंड यहाँ पर GSK3 वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहेगा। ये कहानी थी हमारी पूरा बीटा कैटेनिन में कौन सी साइड बनाने में हेल्प करती है, GSK3 जो है हमारे कौन सी साइड बनाने में हेल्प करता है। पूरा मैंने फ्लो चार्ट से भी समझा दिया, डायग्रामेटिकली भी समझा दिया, पूरे म्यूटेशन केस जो थे वो सारी चीजें मैंने सब कुछ आपकी कवर अप कर दी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं बीटा कैटेनिन एंड ऑर्गेनाइजर जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो ये देखो, आपको पता है वेंट्रल साइड में हमारा बीटा कैटेनिन डिग्रेडेड है, जबकि डॉर्सल साइड में क्या है, ये स्टेबलाइज है एंड डॉर्सल साइड को डॉर्सल साइड बने रहने में हेल्प कर रहा है। ये देखो बीटा कैटेनिन ये इस तरह से रेड कलर की प्रेजेंट, बीटा कैटेनिन के न्यूक्लियाई इस तरफ ही प्रेजेंट है, देखो यहीं तक प्रेजेंट है, इसके बाद वाले एरिया में ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड दोनों साइड दिखा रखी है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जीन है, साइमोस ट्विन जीन है यहाँ प्रेजेंट है इस तरह से एंड यहाँ पर क्या है, हमारी TCF3 जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है इस तरफ। ठीक है,
तो यहाँ क्या है, ये रिप्रेस कंडीशन में चल रहा है। अब जैसे ही बीटा कैटेनिन आता है यहाँ पर TCF3 प्रोटीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कलर से आपको पता लग रहा है, जैसे ही बीटा कैटेनिन प्रोटीन आ रहा है तो ये जो रिप्रेस कंडीशन में पड़ा था हमारे, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। अभी जैसे ही एक्टिव कंडीशन में आएगा, साइमोस एंड ट्विन जीन जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे। अब ये जैसे ही प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे तो ये ऑर्गेनाइजर जो जीन है हमारी उनको एक्टिवेट करेंगे, जैसे कॉर्डिन, नॉगिन एंड गुस्कॉइड, इन सारे जीन्स को ये एक्टिव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या आ रहा है फिर बाद में, SMART2 फ्रॉम EGF बीटा फैमिली के कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स आ रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजर जीन्स को ये एक्टिव करने में फॉर्म मतलब हेल्प कर रहे हैं। या कैसे बीटा कैटेनिन जो है हमारे ऑर्गेनाइजर जो जीन्स है या प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट होने में हेल्प कर रहे हैं, ये सब चीजें इस डायग्राम में बताई गई है। एंड बाकी का हम नेक्स्ट, इसके बाद हमारे आएगा कि कैसे ये एक्टिव हुआ, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट है हमारे, फिर यहाँ पर हमारे कौन सा जीन जो है हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो कौन सी एक्सिस बनाएगा, कौन सा लो कंसंट्रेशन में रहेगा तो कौन सी एक्सिस बनाएगा, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।